ये मेरे बच्चे पॉलिटी है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मूल विधि और पॉलिटी ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, फटाफट से बता दीजिए। किसी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या तो आपको नहीं है। तो जो भी छात्र क्लास में आए हैं, आपका आ जाना क्लास के अंदर बेहद ही बेहतर होगा। तो आप फटाफट से बता दीजिए कि कोई दिक्कत तो आपको नहीं है। ठीक है, चलिए। मैं क्लास के अंदर देख पा रहा हूँ रीशु, अक्षिता, संदीप, प्रिंस और शंकु, कुंज बिहारी बाबू, कोमल कुमारी, संदीप चौबे, ब्रजेश यादव, विनीत, तन्मय, ठीक है, छवि, सपना, सैंडी सब आ चुके हैं। ऑल आर ओके। दीपाशा बिल्कुल भाई बिल्कुल। ब्रजेश यादव मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिरजू भाई बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया सेट हूँ। आप बताओ कैसे हो, क्या हाल है सर? मैं बढ़िया हूँ जी। चलो स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी को हमें आज कंप्लीट करना है, तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए। आज तो स्टार्टिंग अच्छी थी, मूवी का टीजर है। अच्छा, कोई नहीं, बढ़िया है। लाइव क्लास में पहली बार विनीत रहीवाल पहली बार आए हैं, बढ़िया जी बढ़िया। चलो, जो जो बच्चे रेगुलरली डिमांड कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से कि सर इस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए, तो आपके लिए भी काफ़ी कुछ कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। बढ़िया भाई वैभव, आप बताओ किससे हो तुम? तो काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड चल रही थी इधर उधर है कि सर ये करा दीजिए वो करा दीजिए, तो सब कुछ करा रहे हैं हम। ठीक है, मुझे आप बताइए कि आप कैसे हैं। मुझे आप बताइए कि आप कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? भाई देखो, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी ना, तो फिर वो दिक्कत हमें को ना, वो दिक्कत फिर मने है। अब फिर मैं उस लिए आज तो उन्हें देखूं फिर। कैसे हैं आप? बढ़िया, सब आगे बढ़े। नमस्कार देवी और सजनों। चलो सलोनी, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। हेडिंग डाल लीजिए। डीपीएसपी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 39। ये एक प्रकार का समाजवादी विचार है। ठीक है, आर्टिकल 39 की बात करते हैं। एक कल्याणकारी समाज के लिए राज्य के कर्तव्य, या फिर एक कल्याणकारी समाज के प्रति राज्य के कर्तव्य। कल्याणकारी समाज के प्रति, समाज के प्रति राज्य के कर्तव्य, कर्तव्य। ठीक है, चलो। तो इसको बेसिकली हम कर्तव्य के हिसाब से कैसे देख सकते हैं? दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट टू मेक वेलफेयर स्टेट, टू मेक वेलफेयर। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू मेक वेलफेयर। अगर कल्याण आप करना चाहते हैं राज्य का, तो यहां पर आपको बताना होता है कि किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए। तो हेडिंग डाल लीजिए। पहला चीज क्या है, पहला पॉइंट इसमें क्या होता है कि भाई समाज है, अब समाज के अंदर अलग अलग लोगों के हित हैं। यहां तक आपको समझना होगा कि चीजें किस प्रकार से चल पाएंगी, कैसे नहीं चल पाएंगी। तो कोई एक बात नहीं होती, बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। कोई एक बात नहीं होती, बहुत सारी बातें इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, फटाफट से बताइए। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी यहां तक होगी। ये कैसा विचार है? समाजवादी विचार है, जैसा मैंने बताया। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बढ़िया वाला। ठीक है, चलो। यस वी आर स्टार्टिंग नाउ। ओके, मैं खाना भी खा, अच्छा ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? समाज में सभी के लिए राज्य का कर्तव्य है कि समाज में सभी के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। समाज में प्रत्येक के लिए, समाज
में प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। आजीविका के साधन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, आजीविका के साधन उपलब्ध कराना आपको देखने को मिल जाएगा समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ठीक है, टू एंश्योर livelihood, to ensure livelihood options for all persons, to ensure livelihood options for all persons। ये तो हो जाएगा पहला। दूसरा पॉइंटर भी इसी प्रकार से, देखो हर एक पॉइंटर का मतलब आपको समझना होना चाहिए, ठीक है, कि भौतिक संसाधन सभी के प्रयोग के लिए होंगे, भौतिक संसाधन सभी के प्रयोग के लिए हैं, भौतिक संसाधन सभी के प्रयोग के लिए होंगे, प्रयोग के लिए होंगे, भौतिक संसाधन सभी के प्रयोग के लिए होंगे। ठीक है सर जी। फिजिकल रिसोर्सेस फॉर ऑल, जो फिजिकल रिसोर्सेज है वो सभी के लिए होंगे। तीसरा पॉइंट, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज है वो सबके लिए होंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिजिकल रिसोर्सेज के बाद जो अगला पॉइंटर यहां क्रिएट होता है, फिजिकल रिसोर्सेज के बाद जो अगला पॉइंटर यहां पर क्रिएट होता है उसको भी समझ लेना वो किस तरीके से काम करता है। धन के सकेंद्रीकरण को रोकना, धन के सकेंद्रीकरण को रोकना, सकेंद्रीकरण को रोकना, प्रोहिबिट मनी सेंट्रलाइजेशन, प्रोहिबिट मनी सेंट्रलाइजेशन, प्रोहिबिट मनी सेंट्रलाइजेशन, मनी सेंट्रलाइजेशन, मनी सेंट्रलाइजेशन को रोकना, प्रोहिबिट मनी सेंट्रलाइजेशन, याद रखिए, धन के सकेंद्रीकरण को रोकना। चौथा है इक्वल पे और इक्वल वर्क, ठीक है, महिला व पुरुषों के लिए, महिला स्लैश पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्य समान तो वेतन समान। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, और पांचवा पॉइंट भी इसके अंदर कई बार देखने को मिल जाता, हालांकि पांचवा पॉइंट इतना ज्यादा जरूरी नहीं बनता, ठीक है, लेकिन श्रमिक पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति के लिए प्रावधान। ठीक है, चलो पांचवा आपको देखने को मिलता है, श्रमिकों, महिलाओं व बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रबंध कर सकता है। श्रमिक, श्रमिकों, महिला व बच्चों के लिए, व बच्चों के लिए, व बच्चों के लिए राज्य द्वारा किए गए विशेष प्रावधान, राज्य द्वारा किए गए विशेष प्रावधान, किए गए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर, स्पेशल प्रोविजन बाय स्टेट फॉर लेबर, वुमेन एंड चाइल्ड,
एंड चाइल्ड। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समाज उनके साथ कुछ गलत ना करे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समाज उनके साथ कोई गलत ना करे, ठीक है, उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, सभी के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो समाज के अंदर ये कार्य है, पता है किसका है? ये हमारी गवर्नमेंट का कार्य है कि वो समाज के अंदर एक आजीविका के साधन को उपलब्ध रहने दे। अब आजीविका के साधन क्या होते हैं कि यानी लोग कमाने के लिए किसी दूसरी जगह ना जाएं, लोगों को अपने ही राज्य में काम मिल जाए, तो वो चीज होगी पहला ऑप्शन। भौतिक संसाधन जैसे जितने भी पब्लिक पॉइंटर्स हैं, जितने भी अपन पब्लिक पॉइंटर्स हैं, जैसे कोई सरकारी चीज है तो सरकारी चीज सबके लिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए। अगला है कि धन का संकेंद्रीकरण है, प्रोहिबिट है मनी सेंट्रलाइजेशन है, सारा का सारा धन, सारी की सारी योजनाओं का लाभ कोई एक विशेष व्यक्ति, कोई एक विशेष वर्ग ना उठाए। जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी धन है, वो सभी हर एक व्यक्ति के लिए है, ना कि केवल एक व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है कि महिला पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए, अगर कोई महिला और पुरुष कोई समान कार्य करेंगे तो उनको वेतन भी समान मिलना चाहिए। और श्रमिक या बच्चों के लिए मतलब होता क्या है कि इनका मान सम्मान में ठेस ना पहुंचे, इसलिए स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज आपको यहां देखने को मिल जाएगी। संकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारी चीजें किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाना। ये आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आर्टिकल 40 की बात करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 40 की बात करेंगे। नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, हल्का सा कुछ चीजों को लेकर चीजें चल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। हिमांशी बाबू, करूंगा मैं स्टार्ट। छवि का कहना है कि सर आपकी किताब केवल हिंदी में है क्या? अभी वो हिंदी में ही इंग्लिश में आ जाएगी सर, बुक अमेजोन पर है, अभी फ्लिपकार्ट पर, ये फ्लिपकार्ट पे सर्च कर सकते हैं आप, आपको मिल जाएगी। फटाफट समझिए। एफ क्या है भैया? एफ महिला व बच्चों के लिए है, उनका स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए है एफ, ठीक है। राम प्रभा मिश्रा जी, एफ स्वास्थ्य के ध्यान रखने व अन्य संबंधों से रिलेट करता है। बताया जाता है कि बच्चों का शोषण ना हो, ये सब चीज बताई जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल रिसोर्स का मतलब होता है, सो 39A बता दीजिए। बहुत बढ़िया। अब शुरुआती तौर पर तो यह आर्टिकल ऐसे ही था, बट लेकिन बाद में इसमें संशोधन करना पड़ा, बाद में इस आर्टिकल में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कब होता है सर? 42nd अमेंडमेंट 1976। सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। और इस माध्यम से क्रिएट किया जाता है 39A, इस माध्यम से क्रिएट होता है बाबू 39A। इसका मतलब क्या है? निशुल्क विधिक सहायता, इसका मतलब है निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता इसका मतलब है सहायता, फ्री लीगल, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड है इसका मतलब, फ्री लीगल एड है इसका मतलब, फ्री लीगल एड, निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड इसका मतलब है, ठीक है, फ्री लीगल एड इसका मतलब है, ठीक है। चलिए सर मैं पीएचडी करना चाहती हूँ हिस्ट्री में, पॉलिटी ले लो पीएचडी के लिए, अच्छा रहेगा दीपाशा। हिस्ट्री से पीएचडी करोगे आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। निशुल्क के बारे में बात करें, फ्री लीगल एड ऑफ 39A आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति है जिसके पास पैसा धेला नहीं है, खर्च नहीं कर सकता, तो इन दैट सर्टेन केस तो वह सरकार से, राज्य सरकार से मांग कर सकता है कि जी हमें सहायता चाहिए, ठीक है, धन की सहायता चाहिए, वो दी जाएगी। आगे बढ़ो। अब बाबू हम बात करते हैं आर्टिकल 40 की, ठीक है, जो पंचायती राज को उल्लेखित करता है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 पंचायती राज को उल्लेख करता है। आर्टिकल 40 ये पंचायती राज को उल्लेख करता है, पंचायती राज के प्रावधान, प्रावधान, पंचायती राज प्रोविजंस,
पंचायती राज प्रोविजंस। पंचायती राज प्रोविजंस, जो पंचायती राज के प्रावधान है उनके बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, चलिए तो बताइए पंचायती राज प्रोविजंस के बारे में। बाबू, जो पंचायती राज प्रावधान आपको देखने को इधर मिलते हैं कि भाई पंचायती राज प्रावधान है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए। फिर कुछ विक्रांत पहली बार देख रहा हूं तुम्हें क्लास में, आप आते ही पहले दिन कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुरानी क्लास करी बाबू आपने? नहीं करी। तो विक्की मेरे भाई ऐसे कैसे समझ आएगा? इसमें समझने जैसा है क्या? पूछा जाएगा पंचायती राज प्रावधान कहां पर है, आपको बताना है आर्टिकल 40। बात खत्म। अब गधा ये पूछ रहा है कि सर आपकी शादी कब करोगे? क्या रे विक्की, ऐसे कैसे दुनिया चलेगी? ठीक है, चलिए। पंचायती राज प्रावधान को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसी को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? तो इसी को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। दिस इज नोन एज गांधीयन प्रिंसिपल। इसी को क्या कहा जाता है? गांधीयन प्रिंसिपल कहा जाता है। गांधीयन प्रिंसिपल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है बाबू? गांधीयन प्रिंसिपल इसको कहा जाता है। गांधीयन प्रिंसिपल इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अब गांधीयन प्रिंसिपल यानी इसका मतलब क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिल जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या? व्हाट डू यू मेंट बाय दिस? कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? मतलब सारी शक्तियां किसी एक हाथ में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे गांव में तुम्हारा तालाब पाट गया या तुम्हारी भैंस चली गई तालाब में, तो उसे निकालने के लिए आपके मुख्यमंत्री या आपके प्रधानमंत्री आएंगे। आपका गांव का प्रधान भी जो है वो उसके संबंध में कानून बना सकता है। उसके पास वो पावर कहां से आई? उसके पास वो पावर आती है पंचायती राज से। तो दरअसल पंचायती राज जो प्रावधान है वो आपको यहां देखने को मिलते हैं। ठीक बात, बढ़िया। नेक्स्ट आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 की हम बात करते हैं, आर्टिकल 41 की हम बात करते हैं। ये किसके संदर्भ में है, ये किसके संबंध में है? आर्टिकल 41 की हम बात कर लेते हैं। क्या बात करता है आर्टिकल 41? कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह एक विशेष वर्गों को रोजगार उपलब्ध कराए। राज्य का कर्तव्य है कि वह विशेष वर्ग जैसे, राज्य का कर्तव्य है कि वह विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित, या विशेष वर्ग में आप लिख सकते हैं जैसे वृद्ध, दिव्यांग और बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। बेरोजगारों को और रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। ठीक है, चलिए। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोक्योर employment for special class old age, any elder, handicapped and unemployed और अनएम्प्लॉयड, ये चीज आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आर्टिकल 42
इसके बाद आर्टिकल 42, हम इसकी चर्चा करते हैं। अच्छा, आर्टिकल 41 देखो, पता है क्या है कि आर्टिकल 41 को इस वजह से ही पूरे के पूरे डीपीएसपी को नॉन जस्टिकेबल रखा गया है। अच्छा देखो, मान के चलो, जो नॉन जस्टिकेबल चीज है ये, यानी इसको आप जाके नहीं मांग सकते कोर्ट में, है ना। अब आर्टिकल 41 के तहत कोई जाके नौकरी मांग सकता है कि जी मेरे पास नौकरी नहीं, मैं बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी दो, कह सकता है। बट इसी वजह से पूरे डीपीएसपी कैसे, आर्टिकल 37 के हिसाब से नॉन जस्टिकेबल, इस वजह से ये नौकरी की मांग नहीं कर सकते। ये पॉइंट है इसमें। आगे बढ़ो बाबू, 42वां सवाल देखो उड़े। 42वां सवाल आपसे क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान से 42 क्वेश्चन को हमने देखा तो हमें समझ में आएगा, एक बहुत जरूरी बात समझ में आएगी हमें, वो हमें बताएंगे, समझिएगा। आर्टिकल 42 के तहत आपको कुछ बातें देखने को मिलती हैं, और वो बातें कुछ इस प्रकार से हैं कि किस प्रकार से है वो समझो। भारत में ठीक है, चलो, भारत में हो गया क्या, दरअसल मानवीय दशा उपलब्ध कराना होगा। मानवीय दशा उपलब्ध कराने के लिए आपको देखने को मिल जाते हैं भारत में श्रमिकों के लिए, या फिर राज्य में, राज्य छोड़िए, राज्य में श्रमिकों व कामगारों कामगारों को लिए मानवीय दशा उपलब्ध कराना के लिए, मानवीय दशा उपलब्ध कराना, मानवीय दशा उपलब्ध कराना, मानवीय दशा उपलब्ध कराना, मानवीय दशा उपलब्ध कराना, तो ह्यूमन कंडीशन प्रोक्योर कराना, टू प्रोक्योर ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन बनाना, ह्यूमन कंडीशंस, ह्यूमन कंडीशंस, ह्यूमन कंडीशंस फॉर लेबर्स, लेबर्स के लिए ह्यूमन कंडीशन बनाना। बाबू ह्यूमन कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि मतलब जो काम मनुष्य कर सके हैं केवल उन्हीं कामों के लिए प्रेशराइज करना। आप किसी आदमी को इसलिए गिरफ्तार या इसलिए उस आदमी को पैसे नहीं दो, मतलब मान के चलो आपने किसी आदमी से कहा आप हमारे लिए 2 दिन के लिए काम कर दोगे, तो यार ठीक है कर देंगे, क्या रेट लोगे आप, कि मैं 500 रुपए दिन के लूंगा, ठीक है। अब वो आदमी को आप 24 घंटे काम कराओ और तब उसको 1000 रुपए दो 2 दिन में, क्या ये बात सही है? नहीं सर, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है सर? 2 दिन की बात तो हुई थी बाबू, भले ही 2 दिन की बात हुई थी, परंतु इसके अंदर बात क्या हुई है वो तो समझ लो जी। 2 दिन की जो बात हुई है उधर आपको ये भी तो पता लग रहा है कि चीजें भी तो खराब हैं। 24 घंटे कोई काम कर लेगा क्या? कोई इंसान 24 घंटे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। बस तो जो काम आदमी कर सके। अब जैसे महिलाओं के लिए मातृत्व छुट्टियां इसी में है, मैटरनिटी लीव जो है इसी में, महिलाओं के लिए मातृत्व छुट्टियां इसी में है, मातृत्व छुट्टियां अवकाश इसी में है, अवकाश इसी में है। मैटरनिटी लीव्स फॉर वुमेन, लीव्स फॉर वुमेन्स, फॉर वुमेन्स, मैटरनिटी लीव्स फॉर वुमेन्स आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे। आर्टिकल 43 आपको देखने को मिलता है जो कि कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। चांदनी वो 43 है जो आप बोल रही हैं। नोट हो गया तो फटाफट हम नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चांदनी का कहना है आप कितने घंटे काम करते हैं? मेरी पहली क्लास होती है सुबह 8:30 बजे,
जिसको कोई वो हो कि सर क्लास नहीं लेते तो चेक कर सकता है, करियरविल पे जो पीसीएस बैच है उसमें मेरी सुबह आधे घंटे होती है क्लास। वो होता है करंट अफेयर्स का ब्रीफ होता है एक। ठीक है, चलिए। दूसरी, उसके बाद मेरी क्लास शुरू होती है 9 से 10, 10 देन 10 से 11। उसके बाद 11 से लेके 1 बजे तक चलती है यूट्यूब पर। फिर 1 बजे से लेके और 1:30 बजे के बीच में या तो क्लास खींच दूंगा या फिर रुक जाऊंगा। फिर 2 बजे से शुरू होती है और फिर मेरी कंटिन्यूस क्लास चलती है 9:30 बजे तक, विदाउट एनी ब्रेक। कभी आएंगे आप स्टूडियो तो जान पाएंगे। मैंने यहां बताया वैसे ये साधारण मनुष्य के लिए ऐसा होता है। मूल विधि की किताब भी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। और मेरी लास्ट क्लास में भी अगर आप मुझे देखोगे तो मुझे ऐसा ही पाओगे मुझे। यूपी करंट, एक बार करंट तुरंत मैं पढ़ा दूंगा जैसे ही आपका अनाउंस होता है। अनाउंस होने दीजिए, तुरंत पढ़ा देंगे। उसके बाद भी मैं सुबह जग जाता हूँ, लोग कह रहे थक जाते हैं। उसके बाद फिर मुझे जाना होता है एक दूसरी जगह। हाँ, मैटरनिटी लीव्स 42 में है। सर यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए। जीत राणा डॉट, नहीं नहीं, यूट्यूब का है जीत राणा जीएस। आगे बढ़िए। आर्टिकल 43, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, अधिकारों के प्रावधान, प्रावधान व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, व कुटीर उद्योग प्रोत्साहन, उद्योग प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। ठीक है, वह कुटीर उद्योग प्रोत्साहन आपको देखने को मिल जाता है। श्रमिकों के अधिकार, राइट्स ऑफ लेबर्स, राइट्स ऑफ लेबर्स एंड एनहांसिंग एन एनहांसमेंट ऑफ, एनहांसमेंट ऑफ जो कुटीर उद्योग होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस या फिर माइक्रो इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री। तो ये आपको देखने को मिलता है। दूसरी जगह पर जाते हो इसका मतलब क्या है, मैं दिल्ली में क्लास लेता हूं और मैं जो है जो अपार्टमेंट वगैरह है वो नोएडा में है। मैटरनिटी लीव्स कितने दिन की दी जाती है, निर्भर करता है किस प्रकार का केस है। मोनिका, मैं देख लूंगा उसको। आगे बढ़िए। ये मैंने आपको बताया 43, ये देख लीजिए, ये भी शुरुआती तौर पर नहीं था। 42nd संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, 1976 द्वारा जोड़ा गया। उद्योगों में मजदूरों का प्रबंधन, उद्योगों में मजदूरों का प्रबंधन, मजदूरों का प्रबंधन, प्रबंधन इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, मैनेज ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ लेबर्स इन इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में इनका प्रबंधन यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए बाबू। आर्टिकल 43 के बाद आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 हम बात करते हैं। आर्टिकल 44 के बारे में बताइए। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 44 में आपको देखने को मिलता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये है बच्चे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता,
समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता आपको देखने को मिल जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कानून सारे बराबर हो जाएं। तो 43B भी तो है। 43B शुरुआती तौर पर नहीं था, 97वां संशोधन 2002 के थ्रू आया, 2011 के थ्रू आता है। क्या किया गया इसमें? सहकारी समितियों, राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों को बनना, सहकारी समितियों का बनना, समितियों का बनना, यो का बनना आपको यहां देखने को मिलता है। यूसीसी क्या होती है बाबू? यूसीसी से क्या होता है समान नागरिक संहिता से? कि सारे कानून बराबर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, जो जितने भी कानून हैं वो सभी धर्मों के लिए बराबर हो जाएंगे, अपितु आप हिंदू धर्म से संबंध रखें, मुस्लिम धर्म से संबंध रखें, किसी भी धर्म से आप संबंध रखते हैं, कि आपके सारे के सारे कानून जो है वो बराबर हो जाएंगे, एकदम नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। किसके माध्यम से देखने को मिलती है सर? ये समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत देखने को मिलती है, इसी के लागू होने पर ही होता है। 1962 में गोवा में लागू था, 1962 गोवा में लागू, 2025 उत्तराखंड में लागू, उत्तराखंड में लागू। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं आर्टिकल 45। शुरुआती तौर पर यह था 0 से 6 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन, वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा बेसिकली यहां पर दी जाती है। बट नेक्स्ट हम यहां पे क्रिएट करते हैं, हमें पता लगता है किस तरीके से कि भाई इसमें बाद में परिवर्तन किया गया। 86वां संविधान संशोधन, 86 संशोधन 2002 हुआ, संशोधन 2002 हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ। और इसके माध्यम से क्या हुआ बाबू? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक बड़ी जोर की चीज होती है, और वो बड़ी जोर की चीज क्या थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एजुकेशन, बच्चे को फ्री एजुकेशन, बच्चे को फ्री एजुकेशन, एजुकेशन की बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एजुकेशन रहेगी। और वास्तविकता में जब कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एजुकेशन रहेगी, तो इसके अंतर्गत क्या सिमिलैरिटी डाली गई या क्या बातें इसमें डाली गई उसको समझिए। क्या बातें या क्या सिमिलैरिटी इसमें डाली गई उसको समझिए। ठीक है, वो समझिए, क्या सिमिलैरिटी या क्या बातें इसके अंदर डाली जाती है वो समझ लीजिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात इधर की गई है, और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 है। और इसी माध्यम से हमें पता लगता है कि भाई इसके बाद ये 0 से 6 ना रहकर 0 से 14 हो गया है। लेटर ऑन ये 0 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एजुकेशन की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं 46, आर्टिकल 46 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 46 अब क्या चर्चा करता है? आर्टिकल 46 अब क्या चर्चा करता है हम उसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 46 क्या कहता है, क्या चर्चा करता है बाबू? आर्टिकल 46 यहां पर हमसे एक बात कहता है, बहुत जोर की बात कहता है आर्टिकल 46, जिसके द्वारा ये कहा गया आर्टिकल 46 में कि भाई जितने भी भारत के अंतर्गत कुछ भी बातें हैं, जितने भी भारत के अंदर कुछ भी बातें हैं, अगर हम देखते हैं जो कमजोर और पिछड़े वर्ग हैं उनको बेहतर करने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक दोनों प्रावधान किए जा सकते हैं। कहने की बात क्या है? राज्य द्वारा कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक व सामाजिक, शैक्षणिक व सामाजिक व सामाजिक, शैक्षणिक व सामाजिक, मैंने क्या बताया कि भाई राज्य द्वारा कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक व सामाजिक
प्रावधानों का किया जाना, प्रावधानों का किया जाना, प्रावधान लिख सकते हैं आप। एजुकेशनल एंड सोशल प्रोविजंस एंड सोशल प्रोविजंस बाय स्टेट फॉर वीकन क्लासेस, बाय स्टेट फॉर वीकन क्लासेस, वीकन क्लासेस। मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होगा, ठीक है, याद रखना। फटाफट बताइए, क्लियर है? हाँ, एक ये जो है ना, ये मौलिक अधिकार भी है, डीपीएसपी भी है जी, हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बाबू आपको देखने को मिलता 47, नेक्स्ट पेज पे अपन 47 देखेंगे। पहले इसको देखो, ये बताइए समझ में आया या नहीं आया? ये राजस्थान में भी लागू है, हाँ जी, ये राजस्थान में भी लागू है, लेकिन राजस्थान के कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू है। नरेंद्र कह रहे हैं कितने आर्टिकल और कराओगे? अभी तो कराएंगे भाई। फटाफट बताइए। आगे बढ़े बिना परेशानी के, चलिए 46 के बाद हम बात करते हैं 47 आर्टिकल की। आर्टिकल 47 की हम बात करते हैं। चलिए सर, इस पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 47 पर, आर्टिकल 47 के बारे में समझिए और बिना परेशानी के लिखिए। आर्टिकल 47 एक बहुत छोटी सी बात करता है दरअसल, ये आपसे ये कहता है कि भाई राज्य का यह कर्तव्य है कि वह, और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह, यह कर्तव्य है कि वह, है कि वह सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। ठीक है, सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों के, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है, याद रखें, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई सभी नागरिक जो हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान इसमें रखना होगा, ये जरूरी होगी। ठीक है, नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नशाबंदी पर रोक इसी में आता है, नशाबंदी, शराबबंदी इसी में आता है, बंदी इसी में आता है, इसी आर्टिकल के थ्रू होता है। दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट, ड्यूटी ऑफ स्टेट, this is duty of a state for, this is duty of a state for citizens to make their, for citizens to make their proper care, make their proper care, make their proper care, make their proper care, proper care, care, मेक देयर प्रॉपर केयर, जो हमें यहां पर देखने को मिलता है। देन बात को समझना, आर्टिकल 48, जैसे बिहार में शराबबंदी है, वो इसी आर्टिकल का अनुप्रयोग है, इसी आर्टिकल को यूज किया गया है। ठीक है जी, हाँ ठीक है, चलिए ओके, चलिए गजेंद्र प्रताप बाबू दोबारा लिखिए, आपने क्या लिखा है गज्जू?
बच्चों अब दोबारा लिखिए आपने क्या लिखा है उधर। ठीक है, अब 48 की हम बात करते हैं। 48 में आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 48 की अपन बात कर रहे हैं, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है। चलो भाई, इसके अंदर होता है पशुपालन व कृषि को प्रोत्साहन, व कृषि को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। ठीक है, चलिए। एनहेंसमेंट ऑफ, एनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, enhancement of agriculture and husbandry, enhancement of agriculture and husbandry। ठीक है, नाउ आर्टिकल 49। या पहले ना आर्टिकल 48A देख लेते हैं, एक बाद में ना इसमें अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट कब हुआ था 48A में? अमेंडमेंट होता कब है वो समझो। अमेंडमेंट 48A जो होता है वो आपको देखने को मिलता है 42nd संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें अमेंडमेंट होता है, लिखा जाता है। ठीक है, चलिए। 48A के अंतर्गत लिखा हुआ है क्या भला, कि भाई पर्यावरण की सुरक्षा, की सुरक्षा इसी में आएगा, पर्यावरण की सुरक्षा। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है बाबू, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो। ठीक है शिखा, नोट करिए। तो 48A मेरे ख्याल से आपका हो गया, 48 हो गया। नाउ आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 बताता है जितनी भी हमारी राष्ट्र महत्व की स्मारक हैं उनकी रक्षा कराना ये किसका कर्तव्य? स्टेट का। ठीक है भाई शिखू, ओके। हाँ, 48 कृषि व पशुपालन के प्रोत्साहन के लिए कार्य करना है। अरे भाई वही तो है, पशुपालन में कृषि का प्रोत्साहन। ऑब्वियस ही बात है, आप शब्दों को मोल्ड ही तो कर रहे हो। लिखिए 49 के अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया, राज्य का कर्तव्य है कि वह, राज्य का कर्तव्य है कि वह, कि वह, राज्य का ये कर्तव्य है भाई, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट। राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय महत्व की स्मारक, राष्ट्रीय महत्व की स्मारक, स्मारक, स्मारकों का तथा राष्ट्र महत्व के स्मारकों का तथा, ठीक है, स्थलों का, स्थलों का ध्यान रखें, स्थलों का ध्यान रखें, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। तो भाई ये राज्य का कर्तव्य है, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू टेक केयर ऑफ national heritage and buildings, national heritage and buildings, heritage and buildings, buildings, national heritage और buildings की हेल्प करनी होगी। क्लियर है? चलिए। आशु तिवारी सुनेंगे भाई जी, आपकी भी सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप ये समझ पाए हैं। आगे हम बढ़ते हैं बाबू आर्टिकल 50, 51 में। दो आर्टिकल हमारे और बचे, उनको और कर लेते हैं, फिर आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है नोट हो गया है? करंट अफेयर की क्लास कहाँ चलती है? करंट अफेयर की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी जीत राणा जीएस यूट्यूब चैनल पर। आप पार्लियामेंट देखे हैं, मैं जाने वाला था पर मैं नहीं जा पाया पार्लियामेंट में, उसके लिए अलग से एंट्री की परमिशन लेनी पड़ती है।
हम्म। चौधरी साहब, आपकी मैं सारी बात सुनता हूँ, बताइए क्या बात है। लिखो भाई जी, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 देख लेंगे, आर्टिकल 50 हम देख लेंगे, 49 और 50 आप देख लेंगे, आर्टिकल 50। तो बाबू आर्टिकल 50 के बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 50 क्या कह रहा है? इसके अंदर बताया गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक होना। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक होना, कार्यपालिका का पृथक होना, पृथक होना, पृथक होना। ठीक है, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक होना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। कहने की बात यह है कि अगर कोई न्यायपालिका के अंदर है तो वो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होगा, और अगर कोई कार्यपालिका के अंदर है तो वो न्यायपालिका का हिस्सा नहीं होगा। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका आपस में एक दूसरे के साथ मर्जअप नहीं करेंगे, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट रहेंगी। ठीक है, चलिए बच्चे, आप चाहे तो नोट्स ले लें, चाहे तो बुक खरीद लें, आपकी इच्छा है। मैंने ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है। बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो बुक ले सकते हैं। ठीक है, मूल विधि की प्रैक्टिस क्लास भी ले, मूल विधि की थियरी भी पढ़ाता हूं मैं तो यूट्यूब पे। आगे बढ़ो बाबू, आर्टिकल 51 की बात करते हैं। आर्टिकल 51 में बताया गया, राज्य का कर्तव्य है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य का कर्तव्य है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राज्य का कर्तव्य है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राज्य का कर्तव्य है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट, कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। बहुत मतलब इसमें इंपॉर्टेंट सी बात आती है, राज्य का कर्तव्य है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा बनाए रखें, 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 बनाए रखें, बनाए रखें। ठीक है, चलो इसको हम समझ लेते हैं। दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि भाई ऐसी कोई चीज साझा ना कर दे जिससे कि देश की एकता व अखंडता को खतरा हो जाए। राइट, चलिए। अच्छा, दूसरी बात ये, आज की क्लास यहीं तक खत्म रहेगी। आपके नजदीक में कोई भी स्टोर है बुक वाला, आप वहां पर किताब का फोटो दिखाकर, ठीक है, आप वहां पर किताब का फोटो दिखाकर किताब के बारे में पूछ सकते हैं। किताब का है? एक मिनट भाई रुको। आपके नजदीक में कोई भी है स्टोर, तो आप वहां पर किताब का फोटो दिखाकर किताब पूछ सकते हैं। किताब जरूरी इस वजह से है बाबू, क्योंकि इसके अंदर ना हर एक चीज को बहुत डिटेल में मैंने बताया। 41 चैप्टर्स हैं इसमें, 41 चैप्टर्स हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं कि 41 चैप्टर्स कैसे हैं। ठीक है, बाकी चीजें भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत बढ़िया वाली। ठीक, एकदम क्लासिक। ठीक है, हर जगह है, कहीं भी आप पूछ लीजिए जाकर। ठीक है, चलो।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।